नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खाटू श्याम जी के मास्टर प्लान का विरोध किया जा रहा है। आज जो है खाटू श्याम जी के बाजार बंद रहेंगे। पूरी तरह से जो है खाटू श्याम जी का कस्बा बंद रहने वाला है। विभिन्न संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। हालांकि दर्शन के लिए जो है खाटू श्याम जी मंदिर खुला रहेगा। बाजार बंद रहने से श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं खाटू श्याम जी के मास्टर प्लान का विरोध। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि खाटू श्याम जी मंदिर तो खुला रहेगा लेकिन बाजार बंद रहेंगे, लोगों को काफी परेशानी होगी क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं वहां से खरीदारी भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुंचते हैं और जब से मास्टर प्लान का विरोध हो रहा तो पहले से 2 दिन पहले ये घोषणा कर दी गई थी विभिन्न संगठनों की ओर से कि 8 अगस्त को जो है वो खाटू श्याम जी के बाजार बंद रखे जाएंगे। हालांकि मंदिर को बंद नहीं रखा गया, मंदिर को खुला रखा जाएगा, लेकिन जो श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुंचेंगे उनके सामने काफी परेशानी खड़ी होगी क्योंकि बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे तो विभिन्न तरह का सामान है, खाने पीने का सामान है, वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं को परेशानी होगी। आज की अगर बात की जाए तो बंद को विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया और जो व्यापार मंडल है उन्होंने स्वेच्छा से जो बंद को समर्थन दिया। तो निश्चित तौर पर पूरा बाजार जो बंद रहने वाला है। सुबह का सुबह अभी चूंकि बाजार खुलता है तो बारिश की वजह से वैसे भी जो बाजार है वो बंद जैसे हालात है और माना जा रहा है कि पूरी तरह से जो बाजार है वो बंद रहेगा। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर झालावाड़ से है जहां एसीबी की टीम का एक्शन देखने को मिला है। एसीबी की टीम ने गौशालाओं को मिले अनुदान के मामले में कार्रवाई की है और जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम ने इस मामले में सहायक लेखाधिकारी को मनोज कुमार खींची और 5,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते एक निजी होटल से धर दबोचा। आरोपी सहायक लेखाधिकारी 20,000 रुपए की रिश्वत राशि देने में जो है ले चुका था ये। और एसीबी टीम के अनुसार गिरफ्तार सहायक लेखा अधिकारी मनोज खिंची गौशाला संचालक से ऑडिट के नाम पर 25,000 रुपए की वसूली कर रहा था। ऑडिट टीम आई हुई है जिसने प्रार्थी से गौशाला की ऑडिट के दौरान उसने अपनी कमियां निकालकर उससे पैसे मांगे ही मांगे। अभी कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। आरोपी से कितने रुपए थे? आरोपी को 20,000 रुपये पहले दे दिए थे उसने, 5,000 रुपये और अभी 10 किलो घी के लिए बोला था तो 8 किलो घी। आरोपी से कोई राशि बरामद हुई है? पूछताछ अभी राशि आरोपी से बरामद कर ली हमने, 5,000 रुपये। खबर अलवर से है जहां पुलिस ने एक महिला से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आरोपी ने पीड़ित महिला से करीब 20 लाख रुपए भी हड़पे। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे झोटवाड़ा जयपुर को जो है कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी जयपुर में सुनार का काम करता है। 376 और 420 IPC में दर्ज हुआ था जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुलजिम नवीन सोनी सन ऑफ दिनेश सोनी जो टोड़ा जयपुर का रहने वाला था गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में बीते 26 जुलाई को महिला को बातों में लगा सोने चांदी के जेवरात चमकाने के बहाने जेवरात उड़ा ले जाने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पुलिस ने क्या किया कि इस मामले में एक बाइक को जब्त किया है और एक महिला को अज्ञात बदमाश पुराने बर्तन और गहने चमकाने के बहाने सोने के जेवर चांदी की मूर्तियां लेकर के मोटरसाइकिल पर फरार हो गए थे। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर टोंक से है जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 15 लाख रुपए की अफीम जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी की बाइक भी जब्त की है। पुलिस टीम ने एक होटल के कमरे से जो है आरोपी दुर्ग सिंह के कब्जे से 3 किलो अवैध मादक पदार्थ जब्त करने की कार्रवाई की है। इस अफीम की बाजार जो कीमत है वो करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस ने जो है आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज करके जांच निवाई थानाधिकारी को सौंपी है।
प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में आज भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसी को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है और 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा ये वो जगह जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, सीकर, करौली में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर जिले में हो रही लगातार बारिश से लोहावट और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलभराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर लोहावट कस्बा और आसपास के गांवों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई ढाणियां पानी में डूब गई हैं और आपको बता दें कि विशनवास और जाटावास कस्बों के बीच संपर्क भी टूट गया है। पुलिस कर्मियों को आने जाने के लिए ट्यूब से बनी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये पुलिसकर्मी भी सफाई करने वाले वाइपर और लकड़ी के सहारे थाने में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। थाने के कमरों में पानी रोकने के लिए रेत के कट्टे भरे हुए हैं। दरअसल शहरी क्षेत्र में तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू का काम कर रही है और उनके पास कई संसाधन भी है, लेकिन पुलिस विभाग के पास बाढ़ से बचाव के संसाधन नहीं है। ग्रामीण जिले की बात करें तो डेफिनेटली बरसात के कारण चुनौतियां आई हैं पुलिस के सामने। कुछ क्षेत्रों में पानी भरने की और जल भराव की स्थिति आई थी, जिसमें एंटिसिपेट करते हुए पुलिस और प्रशासन ने एक टीम की तरह काम करते हुए बहुत जगह से लोगों को रेस्क्यू किया है और शिफ्ट भी किया है। ओसिया की बात करें तो चेरई क्षेत्र में पानी भरने से कुछ लोगों को वहाँ फैमिलीज को पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया है और उन्हें वहाँ पे टेम्परेरी एक शेल्टर दिया गया है। तो इस तरह के इश्यूज जहां भी आ रही है, प्रशासन और पुलिस एक टीम की तरह काम करके लोगों को रेस्क्यू कर रही है और काम इसमें चल रहा है। जोधपुर सहित जोधपुर के आसपास के जिलों में जमकर बारिश हुई है। इस बार इंद्रदेव बड़े मेहरबान रहे हैं। इन बारिश के सीजन के चलते हालात जो है लगभग बेकाबू से होते नजर आ रहे हैं। हर गांव, हर ढाणी में जगह जगह पानी भर चुका है। पुलिस महकमे की बात करें तो सामान्य ड्यूटी के अलावा रेस्क्यू का काम भी पुलिस विभाग कर रहा है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस थाने के कई जवान और अधिकारी गांव-गांव, ढाणे में जाकर रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि खेतों में पानी भर जाता है और लोग पानी में फंस जाते हैं। इन सब चीजों के बीच सबसे बड़ी चीज एक सामने आई, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि फलोदी के लोहावट थाने का है। एक सिपाही जुगाड़ करके पानी के ट्यूब पर लकड़ी का पट्टा रखकर वाइपर और एक लकड़ी से नाव बनाकर थाने में जाता नजर आ रहा है। यह तस्वीर बयां करती है कि किन विषम परिस्थितियों में पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हालांकि रेस्क्यू करने का काम पुलिसकर्मियों के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन संसाधन पुलिसकर्मियों को किसी भी प्रकार के मुहैया नहीं कराए जाते। फिर भी पुलिस के जवान अपराध पर अंकुश लगाने के साथ साथ सामाजिक सरोकार का दायित्व निभाते हुए रेस्क्यू का काम कर लोगों की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। राजसमंद के पबरारा गांव में एक युवक ने ससुराल वालों से तंग आकर के खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया और सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। देखिए। इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं मरने पर मजबूर हूँ। ना तो कोई मुझे मरने का कोई शौक है, ना मैं मेरे पति के खिलाफ करता हूँ। मुझे इन लोगों ने बहुत परेशान किया। मैं मेरी जिंदगी में ऐसा कभी दर्द किसी के नहीं देखा। राजसमंद के पबराना गांव में एक युवक ने ससुराल वालों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया और सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद गुड़ा गांव के रहने वाले प्रकाश साल्वी ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन मरने से पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया, जो सुसाइड नोट लिखे, उसमें उसने अपनी मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से मृतक अपने ससुराल में ही रह रहा था। प्रकाश ने अपने ससुराल पबराना में ही
खेत में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की। उसका आरोप था कि ससुराल वालों ने कई बार उसके साथ मारपीट की, लेकिन समाज में बदनामी के चलते वो चुप रहा। ससुराल था पबराना, ये 2-4-6 महीने से वह ससुराल में खेती कर रहा था, वहीं रह रहा था। अब जो भी घटना उसके साथ हुई है, क्या उसने खुद ने सुसाइड नोट लिख के रखा है 3 पेज का, उसने एक वीडियो बनाने के भी डाला है। 3 सुसाइड नोट है उसमें। और अब जांच करवा रहे हैं। हमारी सबकी यही मांग है कि भाई वास्तव में जो सही जांच हो और दोषी हो उनको सजा मिले। सही प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से यही हमारी मांग है भाई, सच्चाई जो है, दूध का दूध और पानी का पानी। अब इसमें हम तो क्या बताएं, खुद इसने लिख के 3 नोट पेश किए हैं। सुसाइड नोट के मुताबिक प्रकाश ने अपने ससुराल वालों को 1,60,000 रुपए दिए थे। वो उन्हीं पैसों की मांग कर रहा था, लेकिन उसकी सास मांगी बाई साला रामजी साल्वी पैसा देने से इनकार करते रहे। इतना ही नहीं, उसे अपने साथ रखने के लिए खेती के पैसे का लालच भी दिया। बहरहाल सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर अब मामले की जांच की जा रही है। सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट। दौसा में निजी स्कूलों में स्कूल टाइम में कोचिंग क्लासेस चलाने का खुलासा हुआ है। प्रशासन को इस बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी और बार बार चेतावनी देने के बावजूद निजी स्कूल कोचिंग क्लासेस का संचालन कर रहे थे। इस पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज दौसा तहसीलदार के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को सीज कर दिया। गुप्तेश्वर रोड पर स्थित एक निजी कोचिंग संस्थान पर तहसीलदार के नेतृत्व में बड़ी टीम ने छापेमारी की, जहां बिल्डिंग पर सीनियर सेकेंडरी मॉडर्न पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा था, जबकि कोचिंग क्लास में उज्जवल इंस्टीट्यूट के छात्र पढ़ाई कर रहे थे। 2 भवनों में यह कोचिंग क्लासेस चल रही थी, जिन्हें खाली करवा करके सीज कर दिया गया। तहसीलदार ने अभिभावकों से भी अपील की है कि अपने बच्चों के भविष्य बचाने के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में ही छात्रों को अध्ययन करवाएं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज हमने फिर दोबारा जो भी गैर अवैध तरीके की कोचिंग और स्कूल जो चल रही थी उन पर आज हमने कार्रवाई की। उसके अंदर आज हम गुप्तेश्वर रोड पे स्थित एक संस्थान पे पहुंचे। वहां जाके पता किया तो उन्होंने बताया कि हम कोई मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से ये जगह चला रहे हैं, जबकि वहाँ पे वो उज्जवल इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे संचालित थी। जब वहाँ बच्चों से पता किया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने उनके जवाब संदेशप्रद थे, दोनों के वहाँ के स्टाफ के भी और बच्चों के भी, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये जो उनके जो बयानों के विरोधाभास था उसके आधार पर हमने वहाँ के संचालक से बात की। वो भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। इस कारण से हमने वहाँ के जो कोचिंग संस्थान था उसको हमने सीज किया। जोधपुर जिले में हो रही लगातार बारिश से लोहावट और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलभराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर लोहावट कस्बा और आसपास के गांवों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई ढाणियां पानी में डूब गई हैं और विशानवास और जाटावास कस्बे के बीच संपर्क भी टूट गया है। मरीजों की भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू किया गया। आपको बता दें कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम परवान नहीं चढ़ पा रहा है। इस सिस्टम को ना तो डॉक्टर्स का सहयोग मिल पा रहा है और ना ही ओपीडी में लगाई गई स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ को मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एसएमएस अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया था। करीब 1 महीने पहले अस्पताल की ओपीडी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, रोमेटोलॉजी और न्यूरोसर्जरी ओपीडी में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया था। इसके लिए इन विभागों के डॉक्टर्स को टैबलेट देने के साथ ही ओपीडी के बाहर मरीजों की कतार को खत्म करने के लिए स्क्रीन लगाई गई थी, लेकिन दोनों ही चीजों का प्रॉपर उपयोग नहीं किया जा रहा है। न ही QMS लागू करने वाले विभाग के सुझावों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आउटडोर्स में काफ़ी भीड़ होती है, उसको देखते हुए सरकार ने निर्देश दिए थे कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जाए। तो अभी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह उसको 3 OPDs में शुरू कर दिया है। उसमें एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, उसमें पेशेंट्स का कोड आता है। मौजूदा वक्त में ओपीडी की पर्ची यूनिट के अनुसार बनाई जा रही है।
मरीज रजिस्ट्रेशन पर्ची लेने के बाद किसी भी कैबिन में किसी भी डॉक्टर से परामर्श लेता है। इस कारण से क्यू मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि मरीजों की भीड़ बहुत ज्यादा है। इसे मैनेजमेंट के लिए अपने नवाचारों का भी आने वाले समय में उपयोग किया जाएगा। तो ये पायलट प्रोजेक्ट यदि शुरू सक्सेसफुल रहता है तो मैं इसको और बाकी सारी ओपीडीज में भी लगाना चाहता हूँ। परेशानी ये है कि थोड़ा भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो जब भी क्यू को मैनेज करेंगे तो थोड़ा सा हमको लोगों को रोकना पड़ेगा। तो हम उसको ऑनलाइन नंबर दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं पेशेंट्स को। दरअसल किसी भी संस्थान में नवाचार लागू किए जाते हैं तो बदलाव के डर से कार्मिक सहज नहीं हो पाते। यही हाल एसएमएस अस्पताल की ओपीडी का भी है। दिल्ली एम्स और कॉर्पोरेट अस्पताल में ओपीडी में मरीजों को दिखाने की एक पूरी व्यवस्था है। एसएमएस अस्पताल में इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के चलते ये संभव नहीं हो पा रहा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। पेरिस ओलंपिक से रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर प्रदेश के मंत्री और पूर्व ओलंपियन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी है। दौसा में कार्यक्रम के दौरान राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि उन्होंने हर मुकाबला एक चैंपियन की तरह खेला, लेकिन उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया, जो बड़ी ही दुख की बात है। उन्होंने कहा कि विनेश हमेशा से चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी। अभी उनकी उम्र भी है, ऐसे में उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। होती है, फिजिकल मेहनत होती है, मानसिक रूप से भी एक खिलाड़ी को बहुत ऊंचाइयों बहुत ऊंचाई नीचाई से गुजरना पड़ता है। बहुत तरह की चुनौतियां उनके सामने होती हैं। ये सब करने के बाद हमारी जो रेसलर हैं वो मुकाबले में उतरी और उन्होंने जिस तरह का मुकाबला करा, उनका पहला मैच ही एक बहुत ही तगड़े खिलाड़ी के साथ था। उन्होंने वहाँ उनको परास्त करा। उसी से तय हो गया था कि वो स्वर्ण पदक के दावेदार हैं। और उसके बाद जिस तरह से हर मुकाबला करा, वो एक असली चैंपियन की तरह खेल रही थी। अब इन ओलंपिक खेलों के जो रूल हैं, कायदे कानून है, उसके अंदर जो हर रोज़ जो इनकी वेट जो नापा जाता है, उसके अंदर मात्र 100 ग्राम से वो ऊपर पा गई, तो बहुत दुख की बात है। और विनेश के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हमेशा से चैंपियन थी, हमेशा से चैंपियन रहेंगी और आगे भी उनकी अभी तो उनकी उम्र है, वो हिम्मत नहीं हारे। पूरा भारत उनके साथ है और एक बार जो चैंपियन होता है वो पूरे जीवन भर चैंपियन रहता है। खबर अजमेर से है। अजमेर में बर्थडे मना करके लौट रही युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने एक पुलिस कांस्टेबल समेत 5 से 6 लोगों पर अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़िता सहेली के साथ जन्मदिन मनाने पुष्कर गई थी और वापस लौटते समय वैशाली नगर के पास सहेली के दोस्त और एक पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें रोक करके अश्लील हरकतें और टिप्पणियां भी की। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कल एक प्रकरण दर्ज कराया कि 22/7/2022 को 11:30 बजे उसकी सहेली का जो मित्र था, जो उसे घर छोड़ने जा रहा था, कि देवा गुजर और उसके साथियों का जन्मदिन था, जिन्होंने उनको रुका लिया, सहेली के दोस्त को भी बिठा लिया एवं उसके साथ अभद्र कमेंट करके अश्लील हरकतें की, जिसका प्रकरण दर्ज कराया गया। डूंगरपुर दौरे पर आए प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सितंबर 2020 में हुए कांकरी डूंगरी दंगों की फाइलें खुलवाने की बात कही है। बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि बंद फाइलें फिर से खुलेंगी और आदिवासी युवाओं को गुमराह करके दंगे भड़काने वालों पर कार्रवाई होगी। पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि कांकरी डूंगरी दंगा एक सोची समझी साजिश थी। आदिवासी युवाओं को गुमराह कर पहाड़ी और चढ़ाया। इसके बाद दंगे भड़के और कई बेगुनाह लोग जेल चले गए, जबकि असली मुजरिम बाहर घूम रहे हैं। जो गलतियां हुई है, जो करने वाले हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनको अपराधी बना। जो मेन हीरो थे इसमें, वो लोग अभी तक बाहर हैं। निश्चित रूप से इसकी पुनः जांच कराएंगे और मेन हीरो है, मेन अपराधी है, बच्चों को उकसा करके इस प्रकार का कार्य कराया, उनके भी कार्रवाई कराएंगे। निश्चित रूप से खोले जाने चाहिए। अब मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि मेन अपराधी इसमें बचे हुए हैं, जिन्होंने बच्चों को उकसाया था, और निश्चित रूप से इसमें जांच होगी, कार्रवाई।
गौरवशाली इतिहास के लिए दुनिया भर में मशहूर राजस्थान अपनी लोक परंपराएं, रहन सहन और त्योहार के लिए भी खासा विख्यात है। यहाँ के 30 त्योहार बेहद ही खास होते हैं और इन्हीं त्योहारों में एक हरियाली तीज भी है। जयपुर समेत कई जिलों में आज तीज माता की शाही सवारी निकाली गई। तो कल ही जो है ये शाही सवारी जो है निकाली गई, उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग ये तस्वीर है अलवर, दौसा, जयपुर, चौमू और सवाई माधोपुर की ये तस्वीर। भक्ति का समुद्र, आस्था का ज्वार, जयपुर की समृद्ध परंपरा साकार, बारिश के फुहारों पर भारी, तीज माता की शाही सवारी। हरियाली तीज पर बुधवार को एक बार फिर जयपुर की समृद्ध परंपरा साकार हुई। तीज माता की शाही सवारी त्रिपोलिया गेट से लवाजमे के साथ निकली। बारिश के दौर के बीच मां गौरा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु और देसी विदेशी सैलानी जुटे। तीज का त्योहार है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? हम लोग सुबह कल मेहंदी लगाई, फिर हमने सुबह घेवर खाए, माता की पूजा करी और बड़ों का आशीर्वाद लिया। क्या कहना चाहेंगी माता जी, आज तीज का त्योहार है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? यहाँ पर आप आई हैं, शाही सवारी देखेंगी। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। तीज की सवारी के दौरान ड्रोन से फूल भी बरसाए गए। बारिश की फुहारों ने तीज माता का स्वागत किया। जनानी ड्योढ़ी से रवाना होकर माता की सवारी त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गण गौरी बाजार होते हुए चौगान स्टेडियम पहुंची। इस दौरान लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य किए। सवारी में जयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य भी शामिल हुए। उन्होंने जनानी ड्योढ़ी में तीज माता की पूजा की। श्रद्धालु ने तीज माता को नमन किया और सुख समृद्धि की कामना की। सवारी देखने आए लोग छतरी लेकर तीज माता की सवारी और राजस्थानी कल्चर को देखने के लिए डटे रहे। पर्यटन विभाग ने अल्बर्ट हॉल, हवा महल, सिटी पैलेस जैसे मुख्य पर्यटन स्थलों पर सेल्फी पॉइंट बनाए हुए थे। पर्यटन विभाग ने शहर के पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर भी LED स्क्रीन के जरिए तीज माता की सवारी को लाइव दिखाया। एक तो आपने देखा होगा कि ड्रोन के माध्यम से और पूरी तीज की सवारी पर पुष्प की वर्षा की गई है। इन्फ्लुएंसर्स हमने देश से बुलाए हैं जो इस तीज की सवारी को लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। इसके साथ साथ 5 जो LED वॉल्स हैं शहर के परकोटा के अंदर जो है वो अलग अलग जगह पे चौराहे पे वो LED वॉल्स हमने लगाई है। अल्बर्ट हॉल और हवा महल के बाहर और बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और कॉन्ट्रिक जो उद्यान है उसके पास LED। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार का DOIT का जो पोर्टल है उस पर लाइव स्ट्रीमिंग की गई है, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। और राजस्थान सरकार की जो वीडियो वॉल्स हैं जो उन सभी वीडियो वॉल्स पे आज की तीज की सवारी को प्रदर्शित किया गया है। देसी विदेशी पर्यटक यहाँ सेल्फी लेकर तीज महोत्सव की यादों को संजोते नजर आए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।